नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है शिक्षक भर्ती का, इसका वीडियो नंबर देखने वाले हैं अभी 36वां वीडियो है। और इसमें सामाजिक अध्ययन का सेकंड पार्ट है, जिसमें 100 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए आप जो है जहाँ से मिले तैयारी करना और थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। सही जवाब आ जाएगा मणिकर्णिका रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं। तो 24 रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, राष्ट्रीय ध्वज जो बीच में रहता है नीला नीला सा, राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत उसमें कितना होता है स्पोक, 24 स्पोक होता है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग किसका प्रतीक है। तो हरे रंग किसका प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और सफेद रंग किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और केसरिया रंग किसका प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। ऐसा प्रश्न पूछ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है भारत है। तो भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। अगला है राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन, जो कि 27 दिसंबर 1911 को चला है। अगला है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो आंसर रहेगा राष्ट्रपति करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग के जो नियुक्ति हैं वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है वर्तमान में किस उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसे कौन से न्यायालय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। सही जवाब किया जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि यूपी में है। और यहाँ पर जो है 95 न्यायाधीश स्वीकृत है, यानी कि 95 न्यायाधीश यहाँ पर कार्यरत है। अगला है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी। अगला है राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है। तो महाधिवक्ता रहते हैं। भारत सरकार का महान्यायवादी और राज्य सरकार का महाधिवक्ता रहते हैं। अगला है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित या मनोनीत होते हैं। सही जवाब क्या जाएगा इसका, 6 वर्ष रहेगा, है ना। बाकी जब सभी का जो है 5 वर्ष कहते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। अगला है भारत में संसद का तात्पर्य है। तो भारत में संसद किसे कहा जाता है। तो आंसर जाएगा लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये जो तीनों मिलकर जो है संसद बनता है। अगला है भारत की मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो लोकसभा से अधिकतर जो सदस्य हैं हमारे लोकसभा से लिए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं उनमें से भी इसमें लिया जाता है। ठीक है, अगला है राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का जो वेतन है राज्य की सिंचित निधि से आता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, जो सिंचित निधि से क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो जो छत्तीसगढ़ के भी मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायाधीश है, इसलिए इसका पेमेंट कहाँ से मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के जो सिंचित निधि है वहीं से मिल रहा है। मान लो जाए 2 साल 4 साल के बाद अगर उनका ट्रांसफर होके अगर एमपी का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है, तो उसका जो पेमेंट छत्तीसगढ़ थोड़ी देगा, वो तो मध्य प्रदेश के सिंचित निधि से स्टार्ट हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ कार्य करता है उस राज्य के जो सिंचित निधि है वहाँ से दिया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन कल की डेट में अगर इसका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया, तो फिर कहाँ से मिलेगा इसका जो वेतनमान है, या कह सकते हैं इसका जो भत्ता है वहाँ। तो इसका जो जवाब रहेगा वहाँ भारत की सिंचित निधि से मिलेगा। ठीक है, भारत की सिंचित निधि से मिलेगा उसका। अगला है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल इसमें से चुनते हैं। अगला है विश्व में लोकसभा के लिए सबसे बड़ा चुनाव कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा भारत में रहेगा। ठीक है, भारत जो कि सबसे बड़ा लोकसभा के चुनाव होता है, यहाँ पर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, भारत में ही होता है। अगला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो अभी यह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला है परंपरा अनुसार बजट कब प्रस्तुत होता है। तो परंपरा अनुसार बजट कब प्रस्तुत होता है भारत देश में। सही जवाब आ जाएगा 1 फरवरी। देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, बजट जो है पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष कब होता था पहले, फरवरी माह के अंतिम दिवस में, है ना। फरवरी माह के अंतिम दिवस में बजट पेश होता था।
लेकिन जो है 2017 में 2017 से उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। इन्होंने जो है एक नया चालू किया। उन्होंने फरवरी के लास्ट नहीं, फरवरी के पहले दिवस को ही बजट पेश करना प्रारंभ किया और जब 1 फरवरी को स्टार्ट किया तो अभी तक जो है 2023 तक से भी 1 फरवरी को स्टार्ट हो गया है। इसलिए कह सकते हैं कि परंपरा अनुसार जो बजट पेश है वहाँ 1 फरवरी को होता है। अगला है केंद्र और राज्य के संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 पार्ट है, एक तो है संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। तो 9वीं अनुसूची परिवर्धित है मतलब प्रथम संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन जब किया गया तो तुरंत इसको लाया गया। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसका जो जवाब रहेगा संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला है भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति है। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का 20 अंकों का आप लोगों को देगा क्वेश्चन आंसर, कहाँ से दे देगा ये पता नहीं है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो आप 100 क्वेश्चन का वन लाइनर तक ही आप सीमित रहो, क्योंकि समय को देखते हुए वन लाइनर क्वेश्चन ही सबसे बेहतर रहता है। ठीक, जितना हो सके आप ज़्यादा देखोगे उससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। यहाँ पर 22वां प्रश्न क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के माध्यम से हटा सकते हैं। अगले है भारतीय दंड संहिता की रचना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1861। देखना पुलिस विभाग में अभी भी आईपीसी 1861 की धारा ही लगता है। हालांकि इसमें बीच बीच में संशोधन किया गया है, लेकिन 1861 के नियम के मुताबिक ही यहाँ अभी भी कार्य करता है। किसी को दंड दिया जाता है तो उसी आधार पे, हालांकि कुछ कुछ समय के हिसाब से परिवर्तन किया गया है। अगले है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताया था सचिदानंद सिन्हा रहेगा। कब हुआ हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। भारत में मतदाता होने के लिए निर्धारित आयु है तो 18 वर्ष रहेगा। संविधान का रक्षक कहा जाता है तो न्यायपालिका, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अगला है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच उठे विवादों का निपटारा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे कि कोई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य कोई विवाद हो गया तो इसका जो निपटारा है हाई कोर्ट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अगला है किसका प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसका प्रावधान संविधान में नहीं है? नीति आयोग का। देखो नीति आयोग जो है या योजना आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, ये जो है सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से बनाता है। लेकिन जैसे कि और है निर्वाचन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, राज्य सेवा आयोग है, ये संविधान में वर्णन है, लेकिन नीति आयोग का कोई संविधान से लेना देना नहीं है। अगला है भारत है एक, तो भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में कहा गया है। ठीक है, 19 के ए में कहा गया है। अगला है भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर मतलब क्या होता है? किसी भी बात पर अडिग रहना कि नहीं आपने गलती किया है तो गलती किया है। ठीक है, ये हो गया अंशतः कठोर। और अंशतः लचीला मतलब क्या होता है? अभी तक जो है भारतीय संविधान में लगभग 122 या 23 लगभग आसपास संशोधन हो गए। इसका मतलब यहाँ लचीला है, तभी जाके संशोधन हुआ है। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल रूप से 22 भाग है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 है लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? सबसे पहली बात तो राज्यसभा, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? लोकसभा, तो जो लोकसभा है इसको किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? अनुच्छेद 85 2 के तहत। अगला है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है, तो देश का 29वां राज्य कौन सा है? सही जवाब किया जाएगा तेलंगाना रहेगा। ये तो 29वां राज्य के समय है, लेकिन अब अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो फिर इसका जो आंसर रहेगा 28वां रहेगा, लेकिन हम हमेशा सही लगाएंगे 29वां को, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसलिए एक राज्य कम हो गया, तो इस आधार पे 28वां है। लेकिन नियम के तहत अगर इसका एग्ज़ाम आ जाता है, कोई परीक्षा में आ जाता है प्रश्न, तो 29वां ही हम लोग लगाएंगे। अगला है मत देने का अधिकार होता है, तो मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार ही है। कैसे? कभी कभी आप देखना चुनाव के टाइम इस राज्य में मतदान हुआ जिसमें लगभग 70% वोट पड़े, तो 70 मतलब होता क्या है? 100 में 70 लोग ही वोट दिए, बाकी 30 लोग कहाँ गए? तो इसीलिए है राजनीतिक अधिकार। लेकिन मूल अधिकार रहता तो उन व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ के लाते, चलो वोट डालना है ऐसे टाइप के। तो ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है, इसलिए कोई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता वोट।
अगला है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार, 6-6 महीने में होता है। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जैसे सौंपता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसे लोकसभा और राज्यसभा में पेश करता है। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 महीने के अंतर्गत भर लिया जाना चाहिए। और जब तक नहीं भरे तब तक इसके पद पर कौन रहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। अगला है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। अगला है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी जो कि प्रथम महिला महासचिव थी राज्यसभा की। अगला है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है, तो राजीव गांधी है। अगला है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो किससे परामर्श ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए वहाँ बाध्य नहीं है। मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? अभी देखा जाए तो वर्तमान में 25 है। इसमें जैसे कि छत्तीसगढ़ का बिलासपुर हाई कोर्ट है, तो ये जो 19वें क्रम का है, जबकि 25वें क्रम का कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। देखो 2019 में जो है 2 बना था, एक तो तेलंगाना के लिए है और आंध्र प्रदेश, है ना? तो तेलंगाना जो है 24वें नंबर का है और 25वें नंबर का जो हाई कोर्ट है वहाँ आंध्र प्रदेश का है। अगला है, राज्य सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वहाँ राज्यपाल होता है। अगला है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इसे मनोनीत करता है। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा का दो अध्यक्ष है वहाँ उपाध्यक्ष को देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना है वहाँ 15 मार्च 1950 को हुई थी। अगला है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो नीति आयोग की जो स्थापना है योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मतलब है कि योजना आयोग का जो अंतिम समय है वहाँ 31 दिसंबर 2014 को हुआ है। अगला है, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो मतदाताओं का जो पंजीकरण है इसका उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग पर रहता है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में फिर से इलेक्शन होने वाला है ना, लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास में। तो इसमें जो है अब निर्वाचन आयोग जो है प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक जो मोहल्ला है वहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता है भेजकर लोगों को निर्वाचन के लिए बोलेगा, या फिर किसी का नाम कटवाना है या किसी का नाम जोड़वाना है, इसके लिए प्रेरित करेगा। अगला है, 1953 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है? भारत कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो इसका जो आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी है, दूसरा धर्मनिरपेक्ष है और तीसरा है राष्ट्र की अखंडता। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिख जो है कृपान धारण करते हैं, ठीक है, तो इसे जो धार्मिक अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना गया है। अगला है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 को पारित किया गया। अगला है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, तो आंध्र प्रदेश, ये जो है भाषाई आधार पर गठित है। अगला है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के मध्य समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया। दोस्तों, शिक्षा जो पहले राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार इसे बना सकती थी, इसके लिए नियम, लेकिन अब जो इसे समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती है, इसके लिए कुछ नियम कायदे कानून है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगला है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। अगले है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। अगला है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग से दिखाता है। यह जो परिभाषा किसने कहा है? टॉलेमी ने कहा है। अगला है, जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, तो मूल
सॉरी भूकंप मूल कहा जाता है ना, भूकंप मूल कहा जाता है। अगला है पृथ्वी के केंद्र से भूपृष्ठ तक 3 भाग किए जाते हैं। केंद्र में कौन-सा आवरण पाया जाता है? देखो, अगर हम जैसे कि मैप बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि ये हो गया, क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। इसका 3 पार्ट करते हैं, ये हो गया, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है, देखो कहने का मतलब क्या है, केंद्र पर कौन-सा आवरण होता है? जैसे कि ये केंद्र हो गया, तो यहाँ पर क्या है? निफे हैं। 3 शब्द आते हैं, सियाल, सीमा, निफे। तो जो ऊपर का भूप्रपटि रहता है, इसे कहा जाता है सियाल। फिर मध्य में जो रहता है, उसे क्या कहा जाता है? सीमा। फिर जो क्रेड यानी कि केंद्र में रहता है, उसे क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। सियाल, सीमा, निफे। अगले है पर्वत श्रेणी के सबसे अधिक ऊंचे भाग को कहते हैं। तो पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को पर्वत शिखर कहते हैं। अगला है नदी की किस अवस्था में नदी का वेग अति मंद होता है? तो नदी की जो वृद्धावस्था है इसमें जिसका वेग है वहाँ अत्यंत मंद होता है। अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अगला है मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं वहाँ घटित होती है। अगला है पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं? तो सौर्यभिताप, सौर्यभिताप कहा जाता है उसे। अगला है औसत समुद्र तल से ऊपर बढ़ने पर, तो समुद्र तल से जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? तापमान गिरता है, जिससे क्या होता है? दबाव बढ़ता है, ठीक है? शरीर में दबाव बढ़ता है। अगला है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाते हैं? पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को कहा जाता है। पवनों के पवनाभिमुख ढाल को कहा जाता है। जैसे कि क्या है, छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश और कवर्धा के एरिया पड़ते हैं, जहाँ पर पर्वत है, और पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को ही वृष्टि छाया वाला प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर पानी का मात्रा जो है कम ही गिरते हैं। अगला है समीर, स्थली समीर चलती है। तो स्थली समीर कहाँ से चलती है? स्थल से जल की ओर चलती है, ठीक है? जैसे कि ये समुद्र है, तो स्थल से लेकर जल की तरफ चलती है, मतलब ये हो गया स्थली समीर। अगला है वायुमंडल की स्थायी औसत आवश्यकताओं को कहते हैं? तो स्थायी औसत आवश्यकताओं को कहते हैं तो वायुमंडल कहते हैं। अगला है पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार है। तो पृथ्वी के जो धरातल है इसमें जलमंडल का विस्तार कितना है? 71% है। अगला है विश्व में सर्वाधिक विशाल महासागर है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला है दीर्घ ज्वार आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, है ना? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। अगला है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाला लवणता है वहाँ घटती है। अगला है भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, ये जो भारत में है, ठीक है? अगला है मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी का उपयोग करती है? तो महानदी, महानदी के पानी का जो उपयोग करती है हीराकुंड। अगला है भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ रहेगा। अभी जो है संजय गांधी को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अगला है किसी एक समय में किसी एक स्थान वायुमंडल की तात्कालिक दशा को कहते हैं। जैसे कि कोई एक स्थान है और एक ही समय में अगर वायुमंडल का तुरंत बदलाव होता है ना? जैसे गर्मी हो रहा है, गर्मी के बाद तुरंत बादल आ गया, बादल होने के बाद तुरंत पानी गिर जाता है, तो इसे कहा जाता है मौसम कहा जाता है। अगला है किस महीने में भारत अत्यधिक गर्म हो जाता है? तो किस महीने में भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है? मई और जून के महीने में। अगला है कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के साथ-साथ जो है खेती के लिए खासकर से धान के लिए भी उपयोगी है, ठीक है? एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, कहा गया है। तो किसमें कहा गया है एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है? मत्स्य पुराण में। देखो मत्स्य पुराण का एक कथन है, उसको मैं बता देता हूँ। मत्स्य पुराण में लिखा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र उत्पन्न करने के बराबर है। यानी कि 10 कुएं निर्माण करवाने पर आपको पुण्य एक बावली बनाने से मिलता है। जैसे 10 तो कुआं हैं, अब उसको निर्माण करने से अच्छा है एक बावली, यानी कि छोटा सा जो बावली रहता है वो निर्माण करने से अच्छा है। फिर आता है 10 बावलियाँ बनाने से अच्छा है उनके जो पुण्य मिलता है वहाँ एक तालाब बनवाने से मिलता है। ठीक है?
और एक पुत्र का जो जन्म है वह 10 तालाब के तुल्य बराबर है। यानी कि एक पुत्र अगर घर में जन्म लेता है तो ये समझ लेना कि आपने 10 तालाब का खुदाई किया है। लेकिन एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। लेकिन क्या बोला गया है, 10 पुत्र है उसके बराबर कितना है, एक वृक्ष है। तो इसलिए मत्स्य पुराण में इस चीज को कहा गया है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला है, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है। तो उत्तर से दक्षिण है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 2,933 किलोमीटर। अगला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सही जवाब आ जाएगा भारत रहेगा। ठीक है, भारत इसका आंसर ठीक रहेगा, जो कि अप्रैल 2023 की स्थिति में है। और अप्रैल 2023 देखो अभी हाल ही में जारी हुआ था आंकड़ा अप्रैल के महीने में कि भारत जो है चीन को पीछे छोड़कर वहाँ आगे बढ़ गए हैं। यानी कि अब कह सकते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। और अप्रैल 2023 की जो स्थिति है उसके हिसाब से 142.86 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है। जबकि चीन की जनसंख्या कितनी है, 142 दशमलव से मतलब कुछ कम है। जैसे 142.86 है भारत के है तो उससे कुछ कम है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत की जो जनसंख्या है वहाँ प्रथम स्थान पर है। अगला है, भारत में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। तो भारत में जो धारवाड़ की चट्टानें हैं दक्षिण का पठार में पाई जाती है। अगला है, भारत का खनिज हृदय स्थल कहा जाता है तो छोटा नागपुर का पठार। ये जो छोटा नागपुर के पठार जो कि बहुत ही ज़्यादा संपन्न है खनिज से। अगला है, भारत की जलवायु को आप किस श्रेणी में रखते हैं। तो उष्ण मानसूनी जलवायु की श्रेणी में रखते हैं। अगला है, भारत में शीतकाल की वर्षा का क्या कारण है। तो जो शीतकाल का वर्षा होता है वहाँ चक्रवात के कारण से होता है। अगला है, भारत में मासिनी राम नामक स्थान किस राज्य में है। तो मेघालय में है। मासिनी राम किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा यहीं पर ही होता है। अगला है, कौन सा उद्योग सिर्फ वनों पर आधारित है। तो कागज उद्योग। जैसे कि और उद्योग होता है, कपड़ा उद्योग है या फिर और जैसे कि हम कह सकते हैं तेल उद्योग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सिर्फ वनों पर ही आधारित होता है वहाँ कागज उद्योग है। जैसे कि और कपड़ा उद्योग है वो तो वन पर आधारित होता है, लेकिन उसके अलावा भी और जैसे कोसे की साड़ी है, ठीक है, तो ये क्या है कीट रहता है तो उस आधार पर बनाता है। या किसी प्लास्टिक की वजह से होता है नायलॉन की साड़ी। तो अलग अलग है, लेकिन सिर्फ कागज का उद्योग आपको वन आधारित ही मिलेगा। अगला है, प्राकृतिक संतुलन के लिए वनों का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो 33% होना चाहिए। अगला है, बांगर व खादर किस मृदा का प्रकार है। तो जलोढ़ मृदा का प्रकार है। जलोढ़ मृदा का प्रकार है बांगर और खादर। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। बांगर जो है उपजाऊ नहीं होती है, खेती करना मुश्किल होती है। और जो खादर जो है उपजाऊ होती है जिसमें खेती करना आसान होती है। ठीक है, बांगर में कभी बाढ़ नहीं आता और जो खादर है उसमें समय समय पर बाढ़ जो है आता रहता है। अगला है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य है। तो महाराष्ट्र ये जो है सर्वाधिकृत जो नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य है। अगला है, हरित क्रांति में किस फसल को अधिक फायदा मिला। तो हरित क्रांति में गेहूं को ज़्यादा फायदा मिला। हालांकि जिस उपयोग किया गया था धान के लिए किया गया था, लेकिन धान में जितना नहीं मिला उतना ज़्यादा गेहूं में मिला है। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि एक खेत में फसल बदल बदल कर बोने की पद्धति को कहते हैं। तो फसल चक्रण कहते हैं कि मिश्रित फसल कहते हैं कि हरित क्रांति कहते हैं या गहन कृषि कहते हैं। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।